नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं से आपके साथ लेकर आई हूं दिन की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबरें, जो है राजनीतियों से नीतियों तक, अर्थव्यवस्था से आम जनजीवन तक और सड़क से संसद तक की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें पेश होंगी हमारी खास रिपोर्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंचे, जहां पर दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। राष्ट्रीय संचार अवसंरचना को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 97,500 से ज्यादा मोबाइल 4G टावरों का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया तो हमने देश को इस कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला। अब बीजेपी सरकार में दुगनी बचत और दुगनी कमाई का दौर आ गया है। अमेरिका में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इस दौरान एस जयशंकर ने सदस्यों से वैश्विक शांति स्थापना, कूटनीति को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये बैठक खास रही क्योंकि इसका आयोजन पहली बार अमेरिका में हुआ। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी समूह बताते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने तक की बात कही थी। ऐसे में इस बैठक का अमेरिका में होना विशेष महत्व रखता है। बैठक के बाद एस जयशंकर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। पवन खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी इस दौरे के दौरान 4 देशों के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे विश्वविद्यालयों के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि सितंबर महीने में राहुल गांधी की ये पहली विदेश यात्रा है। हालांकि इससे पहले वो मलेशिया भी गए थे, लेकिन उस यात्रा को लेकर पार्टी ने कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया था। उस समय राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे और बीजेपी ने भी उन्हें निशाने पर लिया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने चारधाम परियोजना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने इस परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। साथ ही इस परियोजना को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने अपने इस पत्र में हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि सीजीआई को जिन लोगों ने पत्र लिखकर इस परियोजना को लेकर कोर्ट के फैसले पर विचार करने की बात कही है, उनमें डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, रेवती रमण सिंह, KN गोविंदाचार्य, प्रोफेसर शेखर पाठक, रामचंद्र गुहा, सांसद रंजीत रंजन, उज्जवल रमन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। बिहार में हुए SIR को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की चुप्पी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने सवाल उठाया है कि जब सभी विपक्षी मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं तो पिनरई विजयन क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी ऐसा मामला है जिस पर हर दल को विरोध करना चाहिए। विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों ने SIR पर अपनी मत रखी है, लेकिन अब तक चुप रहने वाले अकेले मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस फैसले को लागू होने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। दरअसल इस साल की शुरुआत में विधानसभा और परिषद में 2 बिल पास किए गए थे, जिनमें शिक्षा, रोजगार और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने का प्रावधान किया गया था। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये बिल राज्यपाल को भेजा गया और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार है। सरकार का कहना है कि इस कदम से पिछड़े वर्गों को समाज में समान अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये बिल पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम थाना क्षेत्र जो असम की सीमा से लगे हैं,
इस पर भी इस दायरे में जो है शामिल किए गए हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक ये घोषणा अब स्पा 1958 की धारा 3 के तहत की गई है। ये आदेश 1 अक्टूबर 2025 से 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए। ये कदम क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति की सीमा के बाद उठाया गया है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी सफलता उस समय मिली जब बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी परमिंदर सिंह उर्फ पिंदी को आबू धाबी से भारत लाया गया। पिंदी पाकिस्तान में छुपकर बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और हैप्पी पासिया के गैंग से जुड़ा आतंकी है। वो पंजाब में कई गंभीर श्रेणी के आरोपों जैसे कि पेट्रोल पंप अटैक समेत फिरौती के मामलों में वांछित है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बनगांव में 5 ठिकानों पर छापेमारी की और एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है और दोनों पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले हैं। एनआईए ने एक बयान में कहा कि पीड़िता को रोजगार के बहाने अवैध रूप से भारत लाया गया और फिर उसका शोषण किया गया। बयान के मुताबिक शनिवार को तलाश अभियान के दौरान भारी मात्रा में भारतीय, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी मुद्रा के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर महिला द्वारा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप झूठे साबित हो तो आरोपी पति और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति SV भट्टी की बेंच ने कहा कि धारा 1998A IPC और घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा है, न कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करना। कोर्ट ने पाया कि मौजूदा केस में पत्नी ने बिना ठोस सबूतों के आरोप लगाए थे, जो बाद में झूठे साबित हुए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कोर्ट को बेहद सतर्क रहना चाहिए ताकि कानून का दुरुपयोग न हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अब अदालत के समक्ष आने वाले मामलों में ज्यादातर मैट्रिमोनियल और बेल से जुड़े विवाद ही हावी है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि हम अब एक मैट्रिमोनियल और बेल कोड बन गए हैं। कोर्ट ने ये बात उस संदर्भ में कही जब उसके सामने वैवाहिक विवाद और जमानत से जुड़ी याचिकाओं की बड़ी संख्या आई। बेंच ने चिंता जताई कि गंभीर संवैधानिक और जनहित के मामलों की जगह अब व्यक्तिगत विवादों का अनुपात बढ़ गया है। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि अदालत की प्राथमिक भूमिका संवैधानिक प्रश्नों और सार्वजनिक महत्व के मामलों का निपटारा करना है, लेकिन मौजूदा प्रवृत्ति न्यायिक संसाधनों पर दबाव डाल रही है। कोर्ट ने बार और राज्य सरकारों से अपील की है कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत किया जाए ताकि ऐसे मामलों का निस्तारण निचले स्तर पर ही संभव हो। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को 1 महीने से ज्यादा की सख्त कैद की सजा होती है तो राज्य सरकार को केवल बर्खास्तगी का ही आदेश देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज के सिंगल बेंच ने कहा कि पंजाब पुलिस रूल्स के तहत इस स्थिति में कोई भी वैकल्पिक अनुशासनात्मक दंड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी स्थिति में सजा का उद्देश्य केवल दंड नहीं बल्कि पुलिस सेवा की मर्यादा बनाए रखना भी है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा बर्खास्तगी के स्थान पर कोई हल्की सजा देना नियमों का उल्लंघन होगा। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है। 28 सितंबर को होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले टीम इंडिया को इंजरी हुई है। भारत के कई खिलाड़ियों को हल्की फुल्की इंजरी की खबर है, जिनमें अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा का नाम है। इन तीनों खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में चोट लगी थी, जिस बारे में जानकारी पहले मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दी। फिर उस पर एक बड़ा अपडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बॉलिंग कोच मार्ने मार्केल ने दिया। एक्टर जॉन अब्राहम फोर्स फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबरों के मुताबिक वो फोर्स 3 में लीड भूमिका निभाएंगे और इनमें उनके साथ लकी भास्कर स्टार मीनाक्षी चौधरी भी होंगी। फिल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू होने की खबर है। जॉन अब्राहम की इस फ्रेंचाइजी पिछले दोनों पार्ट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। जॉन की फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की मच अवेटेड फिल्म होमबाउंड इंटरनेशनल फिल्म
फेस्टिवल में धूम मचा चुकी है। अब इंडियन फैंस को ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। 26 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो चुकी है। नीरज खायवान के निर्देशन में बनी फिल्म को भारत में रिलीज से पहले कुछ बदलावों से होकर गुजरना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक CBFC ने इसमें 11 बदलाव किए हैं। इसमें 77 सेकंड्स के फुटेज को काटा गया है। मैच सीक्वेंस को छोटा कर 32 सेकंड का किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड की जांच कमेटी ने होमबाउंड फिल्म को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। फिर फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी ने देखा। उन्होंने जानवी की फिल्म में 11 बदलाव सुझाने के बाद इसे UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक में जवाब देते हुए कहा है कि वो अपने देश से संचालित आतंकी ठिकानों को बंद करे। भारत ने UN में कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन कैंपों को बंद कर इन आतंकियों को हमारे हवाले कर दे। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को भी साफ कर दिया है। भारत ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की नीति कहीं से भी स्वीकार्य जाने वाली नहीं है। भारत ने अपनी बात रखते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया है। भारत ने बताया कि इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान से आए आतंकी थे। ये आतंकी उसी कैंप से आए थे जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। अगर आप ब्रिटेन में काम करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले ब्रिटिश सरकार से डिजिटल ID हासिल करनी होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को ये ऐलान किया है कि देश में गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे लोगों पर रोक लगाने के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत अब ब्रिटेन में काम करने के लिए डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि बिना इस पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति देश में रोजगार हासिल नहीं कर सकेगा। स्टारमर ने आगे कहा कि डिजिटल ID ऐसे लोगों के लिए देश में काम करने को मुश्किल बनाएगी जो गैरकानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही ये हमारे बॉट्स को भी और ज़्यादा सुरक्षित करेगी। ब्रिटेन की ब्लेयर सरकार भी 2 दशक पहले इस तरह की योजना लेकर आए थे और अब वो इस पूरी योजना में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों के तहत अब फिलिस्तीन ने ब्रिक्स देशों के समूह में सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन किया है। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसका नाम सभी सदस्य देशों यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के नाम से पहले अक्षर से लिया गया है। रूस में फिलिस्तीन राजदूत अब्देल हफीज नेफाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल फिलिस्तीन अतिथि सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है जब तक कि उसे पूर्ण सदस्यता नहीं मिल जाती। फिलिस्तीन के आवेदन पर चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकून ने बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच सहयोग का अहम मंच है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी ताकत है। हम ज्यादा समान विचारधारा वाले देशों को ब्रिक्स में स्वागत करते हैं। तो वहीं चीन का यह बयान फिलिस्तीन के लिए राजनयिक राहत माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नए नियम जारी किए जिनके तहत मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकरों से जुड़े क्लेम को 15 दिन में निपटाना होगा और फंड उनके नॉमिनी को देना होगा। अगर बैंक देरी करता है तो नामांकित व्यक्ति को मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये नियम मृतक कस्टमर्स के क्लेम को जल्दी और एक समान तरीके से निपटाने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही दस्तावेजों की प्रक्रिया को आसान और स्टैंडर्ड किया गया है ताकि ग्राहकों को बेहतर सर्विस मिले। RBI ने कहा कि ये नियम 31 मार्च 2026 से लागू हो जाएंगे। इस दिवाली पर टाटा ग्रुप आम निवेशकों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है। ग्रुप ने अपनी NBFC कंपनी टाटा कैपिटल के IPO की डेट लॉन्च कर दी है। जानकारी के अनुसार टाटा कैपिटल ने 26 सितंबर को सेबी और शेयर बाजारों में अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल किया है। एक्सचेंज द्वारा जारी एक खुलासे में कहा गया है कि इस IPO के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर रखी गई है। जानकारी के अनुसार कंपनी का IPO सोमवार को 6 अक्टूबर 2025 को ओपन होगा और बुधवार 8 अक्टूबर 2025 को बंद होगा। दक्षिण एशिया की जीवन रेखा कही जाने वाली गंगा नदी आज 1000 साल से भी बड़े संकट का सामना कर रही है। एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि गंगा पिछले 1300 सालों में अभूतपूर्व दर से सूख रही है। IIT गांधीनगर और एरिजोना यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने गंगा की हाइड्रोलॉजिकल हिस्ट्री का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाला है। शोध में पाया गया है कि कमजोर मानसून, भूजल का अत्यधिक दोहन, शहरीकरण और हिंद महासागर का तेजी से गर्म होना नदी के प्रवाह को कमजोर कर रहे हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की रोजाना खबरों के लिए शाम 7 बजे हमारा हिंदी बुलेटिन जरूर देखें।